शुभ प्रभात। वर्तमान वैश्विक घटनाओं के इस तथ्यात्मक और शांत विश्लेषण में स्वागत है। हाँ, सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज 13 मार्च 2026 है और हमारी आज की इस गहन चर्चा का शीर्षक है द न्यू स्पेस रेस, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बियॉन्ड अर्थ। यानी पृथ्वी के परे जो अंतरिक्ष क्षेत्र में नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, आज हम उस पे तथ्य प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले बताना जरूरी है कि यह चर्चा प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है, जिसका मुख्य लक्ष्य है पावरिंग इंटेलिजेंस। और इस गहन विश्लेषण का निर्माण स्टाइलो न्यूज ने किया है। सही कहा। स्टाइलो न्यूज एप्लीकेशन दरअसल स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है, जो कि मूल रूप से सरकारी, सैन्य और बड़े एंटरप्राइज ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मतलब ये है कि इस ऐप के माध्यम से सभी आम नागरिकों को वही ग्लोबल डिसीजन मेकिंग तकनीकी मिल रही है जो दुनिया के बड़े नेता उपयोग करते हैं। जी हाँ, इसमें 250 से अधिक स्रोत शामिल हैं और 20 से ज्यादा भाषाओं में OSINT इंजन और RAG चैट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य पिछले 2 सप्ताह की अंतरिक्ष घटनाओं, नेताओं के दृष्टिकोण और आगामी कदमों का तथ्यात्मक और निष्पक्ष विश्लेषण करना है। एकदम निष्पक्ष। यहाँ प्रस्तुत किए गए किसी भी राजनैतिक या भू राजनैतिक विचार का समर्थन नहीं किया जा रहा है। हम सिर्फ मूल स्रोतों की जानकारी को बिना किसी पक्षपात या भय के प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए पिछले 2 सप्ताह के मुख्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में काफी बड़ा विलंब और मरम्मत का दौर देखने को मिला है। हाँ, आर्टेमिस 2 की स्थिति पर अगर हम गौर करें, ये 1972 के अपोलो 17 के बाद पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन है। और शांत और विश्लेषणात्मक ढंग से अगर इसको देखें तो नासा ने इस आर्टेमिस 2 मिशन को मार्च से स्थगित करके अब अप्रैल 2026 तक खिसका दिया है। और इस विलंब का मुख्य कारण क्या रहा? कारण तकनीकी समस्याएं थीं। खास तौर पर स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट के अपर स्टेज में हीलियम फ्लो की समस्या। हाँ, स्रोतों में एक डिसलॉज सील का जिक्र बार-बार आया है। बिल्कुल, वही डिसलॉज सील मुख्य समस्या थी और इस छोटी सी चूक के कारण रॉकेट को केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B से वापस व्हीकल असेंबली बिल्डिंग तक लाना पड़ा, जिसे VAB भी कहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और जटिल ऑपरेशन होता है। होता तो है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उस हीलियम सिस्टम की मरम्मत अब सफलतापूर्वक कर ली गई है। और अप्रैल की लॉन्च विंडो के लिए तैयारियां फिर से जारी हैं। हाँ, और इस ऐतिहासिक मिशन के क्रू पर भी नजर डालना महत्वपूर्ण है। इसमें 3 अमेरिकी और 1 कैनेडियन अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। जेरेमी हैंसन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक अत्यंत सटीक प्रतीक है। सही कहा। लेकिन आर्टेमिस कार्यक्रम में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो सिर्फ एक डीले नहीं है, ये एक व्यवहारिक पुनर्गठन है। स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल। बिल्कुल, नासा ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम को लगभग पूरी तरह से पुनर्गठित किया है। और इसमें जो एक आंकड़ा सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज या EOS का विकास रोक देना। हाँ, 10 साल और $3.5 बिलियन के भारी निवेश के बाद नासा ने अब EOS का विकास रोक दिया है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। $3.5 बिलियन। और इसको लेकर अलग अलग स्रोतों की राय भी अलग है। जैसे आर्स टेक्निका ने इसे सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल बुंडोगल कहा था, यानी एक राजनीतिक फिजूल खर्ची। लेकिन नासा का इस पर क्या मानना है? नासा का मानना है कि ये एक व्यवहारिक कदम है। अब वे EOS के बजाय व्यावसायिक विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का सेंटोर V और ब्लू ओरिजिन का BE-3U। बिल्कुल। और इस व्यवहारिक कदम का असर मिशन के लक्ष्यों पर भी पड़ा है। आर्टेमिस 3 अब सीधे चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करेगा। तो नया लक्ष्य क्या तय किया गया है? अब आर्टेमिस 3 2027 में लो अर्थ ऑर्बिट में कमर्शियल लैंडर्स और डॉकिंग का परीक्षण करेगा। यानी पहला मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग अब आर्टेमिस 4 के तहत होगा। हाँ, और वो भी 2028 में निर्धारित किया गया है। नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइजकमैन का दृष्टिकोण यह समझना काफी जरूरी हो जाता है। उनका क्या कहना है इस सब पर? उनका दृष्टिकोण काफी प्रैग्मेटिस्ट है। वे अपोलो कार्यक्रम की तरह तेजी से लॉन्च करने के पक्ष में है, जिसे लॉन्च कैडेंस बढ़ाना कहते हैं। सही। उनका ध्यान रॉकेट स्टैंडर्डाइजेशन और जोखिम को कम करने पर है, ताकि तेजी से और सुरक्षित ढंग से आगे बढ़ा जा सके।
और जब हम तेजी और स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं जी, तो निजी अंतरिक्ष कंपनियों की बढ़ती भूमिका अपने आप सामने आ जाती है। खास तौर पर स्पेसएक्स और इलॉन मस्क की। उन्होंने पूरे इंडस्ट्री का नजरिया ही बदल दिया है। हालांकि हम न्यूट्रल होकर स्रोतों की बात करें तो स्पेसएक्स के फैल्कन 9 लॉन्चेस लगातार हो रहे हैं वेंडनबर्ग से स्टारलिंक सैटेलाइट्स को बार-बार ऑर्बिट में भेजा जा रहा है। और स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट के वर्जन 3 के आगामी फ्लाइट 12 टेस्ट की तैयारियां भी सुर्खियों में हैं। इलॉन मस्क की भविष्य की योजनाएं भी स्रोतों में काफी चर्चा का विषय बन रही हैं। खासकर उनकी मून सिटी की योजना। हाँ, चंद्रमा पर शहर बसाने का उनका जो लक्ष्य है और मिड 2027 तक स्टारशिप के जरिए कमर्शियल सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट का लक्ष्य भी उन्होंने रखा है। एक और बड़ा नवीन विचार जो स्रोतों से निकल कर आया वो था एआई डेटा सेंटर्स को अंतरिक्ष में स्थापित करना। ये तथ्यात्मक रूप से बहुत दिलचस्प है। पृथ्वी पर एआई डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। स्पेस का नेचुरली ठंडा माहौल इस समस्या को हल कर सकता है। लेकिन इस नवाचार में स्पेसएक्स अकेला खिलाड़ी नहीं है। हाँ। प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी हो चुकी है। बिल्कुल। ब्लू ओरिजिन जो जेफ बेजोस की कंपनी है, उनका न्यू ग्लेन रॉकेट और ब्लू मून लैंडर भी तेजी से विकसित हो रहा है, जो स्पेसएक्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। अगर हम इन सब पर सोशल मीडिया सेंटिमेंट यानी आम भावना का विश्लेषण करें तो स्रोत क्या बताते हैं? स्रोतों और सोशल मीडिया पर आम भावना यही है कि लोग स्पेसएक्स को काफी नवाचार और भविष्योन्मुखी मानते हैं, यानी इनोवेटिव और फ्यूचर ओरिएंटेड। हाँ। जबकि दूसरी तरफ नासा को उसकी ब्यूरोक्रेटिक और धीमी गति के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। हालांकि हर प्रोजेक्ट को आलोचना नहीं मिलती, जैसे मार्स एस्केपेड मिशन। सही कहा। मार्स एस्केपेड मिशन के लिए सोशल मीडिया पर काफी सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोग इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। अब अगर हम अपने विश्लेषण को भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाएं तो वहां क्या हालचाल है? अमेरिका बनाम चाइना का जो मामला है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। तथ्यात्मक रूप से स्रोत बताते हैं कि चाइना अपने लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट और मैंगजो स्पेसक्राफ्ट के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका स्पष्ट लक्ष्य है कि 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर मानव भेजा जाए। और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी राजनीतिक हलकों में भी परिवर्तन देखने को मिला है। हाँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जिक्र करना यहाँ आवश्यक है, जिसमें मार्स से पहले मून पर 2028 तक वापस लौटने को प्राथमिकता दी गई है। फिर से स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी नेता या नीति का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मूल स्रोत प्रस्तुत कर रहे हैं। एकदम तथ्यात्मक ढंग से। और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ साथ यूएस सीनेट कमेटी का रुख भी स्रोतों में प्रमुखता से उभरा है, जिसमें टेड क्रूज और मरिया कैंटवेल शामिल हैं। उन्होंने आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की आयु 2032 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही चंद्रमा पर बेस बनाने के अनिवार्य प्रस्ताव की भी चर्चा की गई है। और बाकी देशों के वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी और ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सहयोगात्मक रुख बना हुआ है। वो अमेरिका के साथ मिलकर चल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ चाइना इन अमेरिकी विलंबों को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर के रूप में देखता है। बिल्कुल। जब एक देश डिले करता है तो दूसरा देश उस समय का फायदा उठाता है। तो इन सब तथ्यों के मूल में आगामी प्रमुख घटनाएं क्या हैं जिन पर सबको ध्यान रखना चाहिए? आने वाले महीनों में कई घटनाएं हैं। सबसे पहले अप्रैल 2026 में केनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 2 का लॉन्च विंडो ओपन होगा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और उसके ठीक आसपास 8 अप्रैल 2026 को नॉर्थरोप ग्रूमन CRS-24 द्वारा ISS के लिए रीसप्लाई मिशन भी निर्धारित है। और स्पेसएक्स की तरफ से भी कुछ अपेक्षित है ना? हाँ, मार्च 2026 में ही स्पेसएक्स स्टारशिप का 12वां टेस्ट फ्लाइट अपेक्षित है, जो उनकी कमर्शियल सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट योजना के लिए काफी अहम होगा। और इन सब के बीच चीन के चांगे 7 अनक्रूड मिशन पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जांच करेगा ताकि वे अपने 2030 के लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो उस तथ्यात्मक और शांत ढंग से अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष क्षेत्र में अगले कुछ महीने काफी निर्णायक होने वाले हैं। और इसी के साथ हम इस गहन विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। सही कहा। उम्मीद है सभी को इस तथ्यात्मक जानकारी से काफी स्पष्टता मिली होगी। और जैसा कि हमने शुरू में बताया था, इस गहन विश्लेषण को स्टाइलो न्यूज़ के माध्यम से तैयार किया गया है।
हाँ, और थोड़े दोस्ताना अंदाज में अगर हम इस टूल की बात करें तो स्टाइलो न्यूज़ सिर्फ एक साधारण ऐप नहीं है। ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में लगभग 250 से अधिक ट्रेडिशनल न्यूज़ सोर्सेज और एक्स, जो पहले ट्विटर था, वहां से पर्सनल इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ्स बनाए जाते हैं। जो श्रोता इन सब मुद्दों पर हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, वो www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहां पर 7 दिन के फ्री ट्रायल के साथ एग्जीक्यूटिव मंथली या एनुअल प्लान लेने का विकल्प मौजूद है। और इसके जरिए सबको AI पावर्ड न्यूज़ ऑन डिमांड अपने हिसाब से प्राप्त हो सकती है। इस शो को अपना समय देने के लिए और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सच में धन्यवाद। अगर आगामी गहन विश्लेषण के लिए किसी के पास कुछ विषय सुझाव हैं तो ज़रूर बताएं और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो ज़रूर करें। और जाने से पहले चर्चा को एक ऐसी सोच के साथ समाप्त करना चाहूंगी जिसने स्रोत सामग्री के आधार पर एक नया प्रश्न खड़ा किया है। हाँ, स्रोतों को पढ़ते हुए ये सवाल काफ़ी विचारोत्तेजक लगा था। दुनिया भर के देश और निजी कंपनियां चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और हीलियम 3 जैसे संसाधनों की खोज में एक ही जगह पर बेस बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, जब अलग-अलग देश एक ही छोटी सी जगह पर अपने परमानेंट बेस स्थापित कर लेंगे, तो अंतरिक्ष में संपत्ति और संसाधनों के अधिकार, यानी प्रॉपर्टी एंड रिसोर्स राइट्स, का निर्धारण आखिर कैसे होगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आने वाले समय में दुनिया को एकमत होना पड़ेगा। इसी विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ दिन और धन्यवाद।